आपके पास है हाइगेंस के सिद्धांत के बारे में, और बाद में अब उतार लेना जो बचा होगा। हाइगेंस के सिद्धांत की बात हम लोग करेंगे। देखो, पहला है तरंगाग्र। पहले एकदम ध्यान से समझना है कि तरंगाग्र के बारे में अगर आपसे कोई पूछे कि आखिर ये तरंगाग्र का है, तो आप क्या कहेंगे? तो कहेंगे तरंगाग्र किसी माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ होता है जिससे तरंगे बाहर निकलती है। जैसे क्या कहने का मेरा मतलब है कि आप कहीं पृष्ठ खींच दीजिए इस तरीके से, और इससे क्या निकल रही है? तरंगे निकल रही है। तो इसी पृष्ठ को हम लोग कहते हैं तरंगाग्र। इसी पृष्ठ को क्या कहते हैं? तरंगाग्र। जैसे मान लीजिए पृष्ठ है, जैसे ये आपका है, वो बल्ब देख रहे हैं ना, तो बल्ब का एक पृष्ठ होगा जहाँ से लाइट बाहर निकल रहा है, तो उसी पृष्ठ को कहते हैं तरंगाग्र। आज सबको याद कर लेना। सिंपली बात अगर आता है लिखने के लिए तो तनी बड़ा करके लिखिएगा। यहाँ तो शॉर्टकट में दिखा रहा है कि वह पृष्ठ जिससे तरंगे क्या होती है? बाहर निकलती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। हालांकि पृष्ठ से ही तरंगे बाहर निकलती है। हो सकता है कि मान लो कि कोई पृष्ठ है, जैसे पृष्ठ दिख रहे हैं, इससे तरंगे बाहर निकल रही है, फिर इसके ऊपर एक पृष्ठ खींच दें और फिर इससे जो तरंगे निकलती है इसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक तरंगिकाएँ। द्वितीयक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये द्वितीय पृष्ठ से निकल रही है। प्रथम पृष्ठ ये तरंगे निकल रही तो तरंगे कहते ही हैं, प्राथमिक तरंगे कहते हैं। लेकिन इन तरंगों पर जब पृष्ठ खींचते हैं और इस पृष्ठ से जब तरंगे निकलती है तो उसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक तरंगिकाएँ। द्वितीयक तरंगिकाएँ का मतलब होता है जो द्वितीय पृष्ठ से तरंगिकाएँ बाहर निकलती है। जो द्वितीय पृष्ठ से तरंगिकाएँ क्या होती है? बाहर निकलती है। तरंगाग्र यादवा का यह एक पृष्ठ है। ये आप मार कर देख रहे हैं, एक पृष्ठ है, इससे तरंगे निकलती है, तो इस पृष्ठ को हम लोग क्या कहेंगे? तरंगाग्र कहेंगे। तरंगाग्र कहेंगे, एकदम याद करिएगा। तो तरंगाग्र हुआ पृष्ठ, माने तरंगाग्र एक प्रकार का पृष्ठ होता है जिससे तरंगे क्या होती है? बाहर निकलती है। अच्छा, द्वितीय तरंगिकाएँ भी जाने कि अगर प्राथमिक पृष्ठ से माने पहला पृष्ठ से तरंगे बाहर निकलती है और इस पर एक दूसरा पृष्ठ खींच दे और तब इससे तरंगे बाहर निकलती है, तो इसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक तरंगिकाएँ। जब द्वितीय पृष्ठ से तरंगे क्या होती है? बाहर निकलती है। तो एकदम ध्यान से याद करते रहना, ठीक है। केमिस्ट्री से अच्छा आपको फिजिक्स लग रहा होगा, लेकिन ठीक है, कोई ख़राब नहीं है, बाकायदे आप याद करिएगा तो। तरंगाग्र के प्रकार। अच्छा, तरंगाग्र कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। खाली नमूने पूछ जाएगा तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं, तो सब लोग देख ही रहे हैं कि तरंगाग्र जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो आपका होता है उसका नाम होता है गोलीय तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र। जब भी आपसे पूछेगा गोलीय तरंगाग्र किसे कहते हैं, तो सिंपली आप बात करेंगे गोलीय तरंगाग्र में कि जब किसी, सुनो ध्यान से, कि जब किसी बिंदु स्रोत से तरंगे निकलती है, जब किसी बिंदु स्रोत से तरंगे निकलती है तो इसी को हम लोग कहते हैं गोलीय तरंगाग्र। माने बिंदु स्रोत का मतलब जैसे बिंदु आकार के कोई स्रोत है। भाई स्रोत का मतलब होता है जिससे तरंगे बाहर, जैसे विद्युत बल्ब देख रहे हैं, एक स्रोत आपका हुआ। सूर्य भी एक स्रोत है, चंद्रमा भी एक चंद्रमा तो नहीं उत्पन्न करती है, तारे भी एक स्रोत है। तो जब बिंदु हो, माने एक बिंदु हो, माने बहुत छोटा सा कोई स्रोत हो, बिंदु के जैसा हो, और उससे जब हम लोग क्या करते हैं, उससे जब तरंगे निकलती है तो उसी गोलीय तरंगाग्र इसलिए कहते हैं। देखो कि ये जब बिंदु है, इससे तरंगे इस तरीके से निकलेंगी और जब इसके ऊपर हम लोग पृष्ठ खींचेंगे तो एक प्रकार का गोलीय पृष्ठ प्राप्त होगा। कैसा पृष्ठ प्राप्त होगा? गोलीय। और जैसा गोलीय होता है उस पृष्ठ को ही हम लोग तरंगाग्र कहते हैं, तो इसलिए इसको गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। तो जब किसी बिंदु से तरंगे निकलती है और उसके ऊपर जब पृष्ठ खींचते हैं तो उसका पृष्ठ गोलाकार होता है, तो इस प्रकार के तरंगाग्र को हम लोग गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। याद हुआ सबको? अच्छा, अब दूसरा बात जो हो रही है उसका नाम है बेलनाकार तरंगाग्र। कौन तरंगाग्र? बेलनाकार। अब देखो, बेलनाकार का मतलब बेलन का नाम सुने होंगे आप। किसका नाम? बेलन का नाम। मनकेश्वर बाबू आप ब्लैक बोर्ड पर देखते हो तो बड़ी अच्छा होता, बहुत आपका माने सहयोग होता कि मैं भी आपको पढ़ाने में सहयोग कर रहा हूँ, तो आप भी पढ़ने में सहयोग कर रहे हैं। चलिए, बेलनाकार आपका कोई स्रोत है, ये बेलन के जैसा इसका स्रोत है, ठीक है ना। तो इससे जब तरंगे निकलती है, देखिए तरंगे निकल रही है, ठीक है, ये तरंगे निकल रही है, तो अगर इससे पृष्ठ खींचेंगे तो बेलनाकार पृष्ठ आपको प्राप्त होगा, तो इसी को कहते हैं बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार जैसा ये बेलनाकार है, सेम टू सेम जो मार्कर देख रहे का है बेलनाकार है। तो जब कहेंगे बेलनाकार तरंगाग्र किसे कहते हैं, तो सिंपल सी बात होती है कि जब किसी छड़नुमा या बेलनाकार जो संरचना से तरंगे निकलती है तो उसी को हम लोग कहते हैं बेलनाकार तरंगे। कोई कह देगा कि एक छड़ है, कोई कहते हैं एक छड़ है, उससे तरंगे निकलती है, बताइए किस प्रकार की तरंगे होती है, तो सीधे आप कहेंगे कौन तरंगाग्र? बेलनाकार तरंगाग्र।
कोई भी माने छड़ की जैसी संरचना है उससे जो तरंगे निकलती है उसको हम लोग कहते हैं बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका समतल तरंगाग्र। कौन तरंगाग्र? समतल तरंगाग्र। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, जब तरंगे अनंत से आती है तो उसी को हम लोग कहते हैं समतल तरंगाग्र। जब तरंगे कहाँ से आती है? अनंत से। जैसे सूर्य से कोई तरंगे निकल रही है, तारों से जो तरंगे निकल रही है, तो उससे जो प्राप्त तरंगे होती है, देखिए उसकी संरचना इस तरीके से होती है, आप जानते भी होंगे, पढ़े भी होंगे। अनंत से आती है इस प्रकार की तरंगे को, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? समतल तरंगाग्र कहते हैं। कौन तरंगाग्र? समतल। यानी जब तरंगे अनंत से आती है, जैसे सूर्य से निकल करके आ रही है, तारों से निकल करके आ रही है, तो उसी को हम लोग कहते हैं समतल तरंगाग्र कहते हैं। जब तरंगे अनंत से आती है या पृथ्वी पर आती है तो उसी को हम लोग कहते हैं सूर्य। सूर्य से जो तरंगे आएंगी चंद्रमा से भी हो सकती है। अब आते हैं हम लोग हाइगेंस के सिद्धांत। हाइगेंस के सिद्धांत, जब बातें आपकी होगी हाइगेंस के सिद्धांत के, तो आप कहेंगे कि पहले समझ लीजिएगा हाइगेंस के सिद्धांत में आप क्या बातें बताएंगे कि हाइगेंस ने कहा था कि जो तरंगे होती है, समझो ध्यान से, हाइगेंस ने कहा था कि जो तरंगे होती है, माने हाइगेंस ने कहा था कि जो प्रकाश होता है वह तरंग के रूप में चलता है। जो प्रकाश होता है किसके रूप में चलता है? तरंग के रूप में चलता है। और तरंग के रूप में जब प्रकाश चलता है तो उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम को नहीं चल सकता है। और माध्यम के रूप में क्या चूज किए थे? याद है, ईथर को चूज किए थे। और ये बताए थे कि जो ईथर होता है इसका ना कोई द्रव्यमान होता है, इसका ना कोई वजन होता है, ना कोई घनत्व होता है। हालांकि इस सिद्धांत बाद में गलत हो गया, क्योंकि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन हाइगेंस ने बात बता दिया कि जो हाइगेंस ने ही कहा कि जो प्रकाश होता है तरंग के रूप में चलता है और इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और माध्यम के रूप में उसने ईथर को चूज किया, ईथर को उसने चुना और कहा कि ईथर एक ऐसा पदार्थ होता है जिसका ना कोई घनत्व होता है, जिसका ना कोई द्रव्यमान होता है, वह भारहीन होता है। तो हाइगेंस का जब इस सिद्धांत की बात करेगा तो आप लिख सकते हैं। याद होगा, माने जो प्रकाश ये देख रहे हैं ना, ये जो निकल रहा है, उसने ही कहा था कि ये प्रकाश जो होता है तरंग के रूप में चलता है, इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम के रूप में उससे ईथर चुना और लोगों ने पूछा कि आपने ईथर क्यों चुना? तो उसने कहा कि जो ईथर होता है उससे वो भारहीन होता है, उसमें द्रव्यमान नहीं पाया जाता है और वो सर्वव्यापी होता है, माने सभी जगह पाया जाता है। तो इसीलिए ईथर को उसने चूज किया था। उसके बाद से आपके पास एक आता है कि हाइगेंस के माने द्वितीयक तरंगिकाओं या तरंगाग्र का सिद्धांत। माने द्वितीयक तरंगिका, अभी मैंने बताया कि कोई पृष्ठ है, जैसे इस पृष्ठ से तरंगे निकली, इस पृष्ठ से तरंगे निकली, ये तरंगे निकल रही है, और फिर इन तरंगों पे एक और पृष्ठ खींचे, इन तरंगों पे एक और पृष्ठ खींचे, फिर इनसे तरंगे निकल रही है, तो इसी को हम लोग कहते हैं द्वितीयक तरंगिकाएँ। क्या कहेंगे? द्वितीयक। याद हुआ ना, माने द्वितीयक पृष्ठ से जो तरंगिकाएँ निकलेंगी उसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक तरंगिकाएँ। द्वितीयक पृष्ठ जो तरंगिकाएँ निकलेंगी उसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक तरंगिकाएँ। अब देखो ध्यान से, अब हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत में ही कहा जा सकता है। पहला वो कहते कि माध्यम के सभी कण समान कला में कंपन करते। माने देखो, जैसे कोई ये क्या है? पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, और इससे तरंगे निकल रही है। इससे कहाँ निकल रही है? तरंगे निकल रही है। जब किसी पृष्ठ से तरंगे निकलती है तो उसमें उपस्थित जितने भी कण होते हैं सभी समान कला में क्या करते हैं? कंपन करते हैं। सभी वह समान कला में कंपन करते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं कौन? इसी को हम लोग कहते हैं का पहला आपका ये माने सिद्धांत होगा कि जब कोई स्रोत से तरंगे निकलती है तो माध्यम में चलती है, तो माध्यम के सभी कण समान कला में कंपन करते हैं। दूसरा ही कहते हैं कि जब किसी स्रोत से तरंगे निकलती है तथा ये तरंगे पर खींची गई पृष्ठ से नई तरंगे निकलती है, तो इसे द्वितीयक तरंगिकाएँ कहते हैं। देखो, जब किसी स्रोत है, ये स्रोत है, लगातार हम बता रहे हैं, इस स्रोत से क्या कहते हैं? तरंगे निकल रही है। क्या निकल रही है? तरंगे। फिर इन तरंगों पर एक पृष्ठ हमने खींचा, ये दूसरा पृष्ठ है। जब इन पृष्ठों से तरंगे निकलती है तो उसको कौन सा तरंगाग्र कहते हैं? द्वितीयक तरंगिकाएँ कहते हैं। अतिशय तरंग पृष्ठ एक नए स्रोत का कार्य करता है। जैसे ये प्राथमिक स्रोत है, इससे तरंगे निकल ली, इसके ऊपर हमने द्वितीय स्रोत खींचा, तो जो द्वितीय स्रोत है वह एक नए तरंग पृष्ठ के रूप में कार्य करता है। जो द्वितीय स्रोत है वह एक नए पृष्ठ के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। तो ये हाइगेंस के तरंगाग्र का, द्वितीय तरंगाग्र का सिद्धांत जरूर आप याद रखेंगे। अच्छा, अब हाइगेंस के
तरंग के सिद्धांत की सफलता, माने जो हाइगेंस का सिद्धांत उसने दिया था, कहाँ कहाँ पर यह सफल हो गया, कहाँ कहाँ पर यह असफल हो गया, इसके बात आपको बतानी है। तो पहला देखो, हाइगेंस के सिद्धांत के सफलता के क्या रीजन थे। पहला, हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार हम लोग प्रकाश की परावर्तन की व्याख्या कर सकते हैं, प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कर सकते हैं, विवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं, अपवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं। माने परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या माने हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार कर सकते हैं। यानी जब प्रकाश तरंग के रूप में चलता है तो आप परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन हाइगेंस के सिद्धांत फेल भी कर गया, कई जगह पर फेल भी कर गया। तो सुनिए, हाइगेंस के तरंग के सिद्धांत के विफलता के कारण क्यों माने ये विफल हो गया, किन किन जगहों पर, किन किन प्रयोगों पर ये विफल हो गया। तो पहला, इसके द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सकते। यानी मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप प्रकाश को तरंग मानेंगे तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाएंगे। हालांकि इसके बाद से यही पाठ आपका आएगा भी, इसके बाद से सेम यही पाठ आपको आएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव। उसके बाद से देखो, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की आप व्याख्या नहीं कर पाएंगे। उसके बाद से आप प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर पाएंगे, प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो हाइगेंस के तरंग के सिद्धांत के विफलता है। बोले इतना टॉपिक आपको याद हुआ। अब दो चार और टॉपिक इसमें पढ़ लेते हैं, इसको आज ख़त्म करते हैं हम लोग, ठीक है। समझ रहे हैं ना। हाइगेंस के सिद्धांत के द्वारा प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। अच्छा, आप पढ़ के आ रहे हैं क्या प्रकाश के परावर्तन। जब किसी तल पर प्रकाश पड़ता है और प्रकाश टकरा करके क्या होता है, वापस लौट जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। सब लोग याद करो कि जब किसी पृष्ठ पर प्रकाश पड़ा, टकरा करके वापस लौट जाता है, तो इस घटना का प्रकाश का हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। तो देखो, अब प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। एक होता है आपके आपतित किरण, दूसरा होता है परावर्तित किरण, और अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा होता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो वैसे ही करेंगे इसमें भी। सिंपली एक चित्र बना कर आप दिखा देंगे कि एक हमने पृष्ठ लिया, ए बी है, और इस पृष्ठ पर दो आपने तरंगाग्र को डाला है, समतल तरंगाग्र ए और क्या बी है, इस पर डाला गया। सुनो, ए आ करके देखो, यहाँ से आ करके यहाँ पर टकरा गया, मन करते इसको यम लिख लो। तो जब तक देखो, अब बी आकर के यहाँ पर टकराएगा, देखो ए आकर एम पर टकराया, तो इसका मतलब यहाँ इसने इतना दूरी तय किया। जब तक जितना ये आगे बढ़ेगा, ये तरंगाग्र उतना ऊपर चला जाएगा। और तब इसके परावर्तित किरण, क्योंकि टकरा के जा रही है, तो ये परावर्तित किरण है, ये परावर्तित किरण, ये पृष्ठ है, इसके बीच में जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। सब लोग जानते होंगे कि ये किरण है, टकरा करके जा रही है, तो इसके बीच में जो कोण बनेगा परावर्तन कोण, और ये आ रहा है तो इसके बीच में जो कोण बनेगा आपतन कोण। और ये चित्र से आप दिखा सकते हैं कि जो आपतन कोण है परावर्तन कोण के बराबर है, ठीक है। तो पहला नियम का पालन, चाहे दूसरा नियम का पालन कर दिया कि आपतन कोण सीधे परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा ये कह सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इस प्रकार हम लोग हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की परावर्तन की व्याख्या कर सकते हैं। समझिए, प्रकाश के परावर्तन में दो नियम होते हैं, दोनों नियम को आपको लिख देना है, चित्र बना करके समझा देना है। पहला नियम चाहे तो पहले इसको ऊपर लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो आप प्रकाश के परावर्तन के अनुसार एक नियम ये होता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम ये होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो दोनों नियम के बारे में आप बता सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? कोई आपका दिक्कत नहीं है, दोनों आपको बताना है तो बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये भी प्रश्न आपका आता है कि हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की अपवर्तन की व्याख्या करिए। तो कैसे करेंगे, पहले आप एक चित्र बनाएंगे। देख रहे हैं यहाँ पर जो यम यन है, एक पृष्ठ है, यम यानी का है पृष्ठ है, और इस पर आपतित तरंगाग्र आ रहे हैं। ये भी आपका एक तरंगाग्र है, ये भी एक तरंगाग्र है। दोनों आकर के इसके ऊपर क्या हुए, अटैच किए, मान इसके ऊपर गिरे। तो देखो, जब आएगा तो टकरा करके आगे बढ़ेगा, तो जब आगे बढ़ेगा तो कुछ दूरी तय करेगा। तो आप पढ़ेंगे दूरी बराबर 4 गुणे क्या होता है, समय। तो चाल आपका v1 है, समय आपका t है, तो यहाँ पर हो जाएगा v1 t। और जितना देर में ये आगे बढ़ेगा उतना देर ये तरंगाग्र आगे निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा v2 t। समय तो वही रहेगा, जितना समय इसका लगा समय वही रहेगा, लेकिन चाल इसका बदल जाता है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। मान लीजिए वायु में था, ये आपका जल में आ रहा है, या मैंने चाल जब बदलेगा, जब मैंने माध्यम बदलता है तो चाल बदल जाएगा, ठीक है। अब आप इसको जानते होंगे कि आपतित किरण है तो यहाँ पर आई बनेगा, और ये नीचे गई अपवर्तित है तो आर बनेगा। तो यहाँ पर आर दिखा दीजिएगा, यहाँ पर आई दिखा दीजिएगा, ठीक है। अब देखो, ये तो सीधा निकल गई है ना, ये थोड़ा सा विचलित हुई, इसलिए यहाँ पर आर दिखाइएगा।
अब आराम से आपके पास एक त्रिभुज नज़र आ रहा है ABC, ये वाला त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं ABC। अब जानते होंगे ABC में आपके जो कोण बना है उसी को लेना है, जो I बना है उसको आपको लेना है, या I वाला हिस्सा को आपको लेना है। तो साइन I ले लीजिए। साइन बराबर होता है बाबू लंब बटा कोण, लंब बटा तो सामने वाला लंब हो जाएगा ये, और कोण तो ये होगा क्योंकि यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर लंब हो गया, ये कोण हो गया, तो लंब बटा कोण BC बटा AC। तो BC के जगह पर V1T लिख सकता है, AC है तो AC लिख सकते हैं। ठीक है, साइन I बराबर V1T बटा में AC समीकरण नंबर 1 लिख सकते हैं। फिर त्रिभुज ACD में आ जाओ, साइन I बराबर AD बटा AC, तो जहाँ AD है तहाँ पर क्या लिख सकते हैं, V2T बटा में AC समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से भाग देने पर, तो 1 में 2 से भाग दो, साइन I अपान साइन R, तो ये हो जाएगा 1 में V1T बटा में AC, और ये जाएगा V2T बटा में AC, AC से AC, T से T, तब V1 बटा V2 बच गया। तो यहाँ पर आपका आया ये वाला हिस्सा जो बच गया यहाँ पर साइन I बटा साइन R और V1 बटा V2। तब V1 बटा V2 की जब उल्टा N2 बटा N1 लिख सकते हैं। होता है, आप पढ़े भी होंगे ना यार, N बराबर पढ़े होंगे C बटा V। तो यानी जो यहाँ पर आप N देख रहे हैं V के व्युत्क्रम अनुपाती है, तो आप इसके जगह केवल N लिख सकते हैं। और यही तो नियम है, प्रकाश का अपवर्तन का द्वितीय नियम यही है। इस चीज़ को आप स्नेल का नियम कहते हैं कि आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। और दूसरा ये लिख दीजिएगा कि आपतित किरण है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। इस प्रकार से हम लोग हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के अपवर्तन की क्या कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत हुआ? इतना कोई आपका दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझे? ठीक है।